नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से मुंबई के जो बीएमसी के चुनाव पास आने वाले हैं, उसके बाद तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने आशीष शेलार, जो कि मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के चीफ व्हिप भी हैं और बड़े नेता कहे जाते हैं, उनके साथ एक लंबी योजना पर बातचीत की है। उनको तमाम डायरेक्शन देकर उन्होंने भेजा हुआ है मुंबई में काम करने। जैसा आशीष शेलार एक युवा नेता है और मुंबई में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उसके बाद में अमित शाह ने ये जिम्मेदारी अब आशीष शेलार को दी है कि बीएमसी के चुनावों में किस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को पटकनी देनी है। ये रणनीति अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसकी शुरुआत हो गई है। आशीष शेलार वैसे अमित शाह के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, उनके खास जो प्रदेश नेता है उनमें से माने जाते हैं। और आशीष शेलार को ही ये जिम्मेदारी देने का मतलब ये है कि अब बीएमसी के चुनावों में सीधा खेल अमित शाह का ही होने वाला है। अमित शाह ने ही हैदराबाद का पूरा खेल रचा था और इसीलिए उन्होंने भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया था। हैदराबाद के जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे और उसमें भी पार्टी को जिस तरीके से कामयाबी मिली, उससे उत्साहित होकर पार्टी अब बीएमसी पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। बीएमसी पर कब्जा करने का जो प्लान है, उसी के तहत आशीष शेलार को तमाम जो स्कीम है वो समझा दी गई है अमित शाह के द्वारा। और इसके बाद शिवसेना में खलबली मच गई है। शिवसेना जानती है कि बीएमसी में इस बार उसका सत्ता में वापसी करने का जो इरादा है वो इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो बीएमसी में तमाम भ्रष्टाचार को लेकर पहले से सवाल उठते रहे। उसके अलावा बीएमसी की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, उस पर भी तमाम आरोप लगे हैं। बीएमसी की आलोचना कंगना रनौत के मामले में भी हुई थी और बीएमसी ने जिस तरीके से कोरोना के मामले में ढिलाई बरती, कोरोना को लेकर जिस तरीके से अस्पताल के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ और इसका खुलासा किरीट सोमैया बार बार करते रहे हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब बीएमसी में वापसी का शिवसेना का जो इरादा है वो पूरी तरीके से खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस भी काफ़ी दिनों से ये प्लान बनाकर बैठी है कि किसी तरीके से उन्हें बीएमसी की सत्ता हासिल हो जाए, जिस पर पिछले 25 सालों से शिवसेना काबिज है। और शिवसेना के काबिज रहने का सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन बचा नहीं है, शिवसेना का गठबंधन इस समय कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, तो उस स्थिति में शिवसेना की जो स्थिति है वो पहले से भी कमजोर नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बीएमसी के अंदर पहले से ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है और एनसीपी और कांग्रेस मुकाबले में तीसरे और चौथे नंबर पर है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर शिवसेना पदच्युत होगी, पद से हटेगी, तो निश्चित तौर पर ये जो बीएमसी का पूरा सत्ता है, बीएमसी का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी अगर बीएमसी में सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर कई सारे मायनों में राजनीति बदलेगी महाराष्ट्र की, क्योंकि बीएमसी को एक चाबी के तौर पर देखा जाता है। और कांग्रेस एनसीपी की सरकारें जरूर रही महाराष्ट्र में, लेकिन बीएमसी में वो कब्जा नहीं कर पाए थे। इसी से बताता है कि बीएमसी के ऊपर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासकर आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व की पकड़ थी, जिसकी वजह से शिवसेना इतने सालों तक बीएमसी में सत्ता में रही। लेकिन अब चूंकि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के ही सिद्धांतों से पूरी तरीके से तिलांजलि दे रखी है, उनको छोड़ दिया है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। अभी एक खबर आई थी कि किस तरीके से जो विद्यार्थियों के फॉर्म भरे जाते हैं उसमें से एक ऑप्शन हुआ करता था हिंदू का, वो हटाकर उन्होंने नॉन माइनॉरिटी कर दिया है, यानी कि उसको मेजॉरिटी भी नहीं रहने दिया, नॉन माइनॉरिटी करके उस शब्द को बदलने की कोशिश की है। जबकि उनके पिता को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था और उसी हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति करके वो आज इतनी दूर तक आए हैं। लेकिन उसके बाद में उन्हें लगा कि अब कांग्रेस और एनसीपी की गोदी में बैठकर वो सत्ता का स्वाद भी चखते रहेंगे और अपनी अय्यासियाँ, अपने जो मजे हैं उनको लेते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई में सत्ता में रहने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो मराठीवाद और हिंदुत्व का कारण था, लेकिन अब उससे जिस तरीके से शिवसेना छूट गई है उसके बाद ये स्पष्ट है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का आसानी से और एक नेचुरल प्राकृतिक कब्जा हो सकता है। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आशीष शेलार के साथ बातचीत की है और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक सुगबुगाहट है, खलबली है कि शाह ने
ने ऐसा क्या आशीष सालार को बताया है जिसके बाद महाराष्ट्र में अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है। आशीष सालार के बारे में कहा जाए तो वो पहले से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे लोगों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। पेशे से वकील है, लेकिन युवा नेता के तौर पर उनकी अच्छी खासी छवि है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को प्रदेश में जाना जाता है, उसी तरीके से आशीष सालार को मुंबई के अंदर बेहद पहचान मिली हुई है, बेहद समर्थन है उनका। और इसी वजह से अब आशीष सालार को ही कमान दे दी है अमित शाह ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों तक की। और इसकी वजह से शिवसेना में भी खलबली है। शिवसेना जानती है कि आशीष सालार जैसे तेज-तर्रार नेता से निपटना अब उनके लिए आसान नहीं होगा, जबकि पहले से ही जो किशोरी पेडनेकर है, जो मेयर है बीएमसी की, उसके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे। दूसरी तरफ किरीट सोमैया जिस तरीके से शिवसेना के और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बीएमसी के भी तमाम घोटालों को खोल कर बाहर ला रहे हैं, तमाम तथ्यों को रख रहे हैं, उसके बाद किरीट सोमैया के साथ आशीष सालार की जोड़ी उन्हें काफ़ी परेशान करेगी आने वाले एक साल में, क्योंकि अगले साल के बाद में फिर बीएमसी में चुनाव होना है। और इस चुनाव की स्थिति क्या है, वो अगर आज की डेट में देखा जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। और उसका जो शिवसेना का जो वोट अगर छिटकेगा वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाना है, ये भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ में है और इनकी जो बीच के जुगलबंदी है, जिसकी वजह से पसोठाबाद रूपी एक अलग तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है, मुंबई में चल रही है। मुंबई के लोगों ने जिस तरीके से कोरोना को सहा है, कोरोना की वजह से न केवल मुंबई के लोगों को, मुंबई पुलिस को भी बहुत सारे अपने जवानों की जान से हाथ धोना पड़ा है। यह निश्चित तौर पर शिवसेना के लिए एक बुरी खबर है कि अब आशीष सालार के माध्यम से अमित शाह जो भी चाल चलेंगे उसकी कार्ड शिवसेना के पास नहीं है। और न ही शिवसेना के पास मुंबई में कोई ऐसा नेता है तेज-तर्रार जो सीधे तौर पर आशीष सालार से मुकाबला कर सके। शिवसेना के पास जो नेता है संजय राउत जैसे, उनके ऊपर पहले से ही तमाम दबाव है। वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उसके बाद उनकी स्वीकार्यता भी कम हुई है और उनकी जो छवि है वो जनता की नज़र में निश्चित तौर पर गिरी है। महाराष्ट्र में शिवसेना की जो छवि थी, हिंदुत्ववादी छवि, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जोड़ी ने। और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। इसके संकेत भी मिल चुके हैं। जिस तरीके से स्थानीय निकायों द्वारा जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना की हार हुई थी, हालांकि दूसरे उसमें एमएलसी में वो जीत गई थी, पर इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि स्थानीय निकायों में जो बीजेपी का दबदबा है उसको चुनौती शिवसेना नहीं दे सकती है। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो शिवसेना को जो सीटें मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मिली है। नरेंद्र मोदी के जो छवि थी, उनके जो काम थे, उसके प्रचार के आधार पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके जीत गई थी, अन्यथा उसको उतनी सीटें नहीं मिल पाती और ना ही वो सत्ता में आ पाती। अब शिवसेना ये मानकर चल रही है कि चूंकि उसके हाथ से सत्ता तो खिसक गई है, उसके बीच में जो समय बचा है उसमें जितनी लूट खसूट हो सकती है, जितना भी घपला हो सकता है बीएमसी के अंदर, वो करने में शिवसेना पूरी तरीके से लगी हुई है। और इस लूट खसोट में एनसीपी और कांग्रेस भी अपना हिस्सा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन नागरिक भी इस सब को याद रखेंगे और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे बीएमसी के, तब इस शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का जो तिगाड़ी है, जैसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया है, इसको झटका भी देंगे और इसको सबक भी सिखाएंगे। सबक कैसा होगा ये तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आशीष सालार और किरीट सोमैया जिस तरीके से काम पर लगे हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस इसको पूरी तरीके से बाहर से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई के पचड़ों में देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह ने कहा है कि आप अभी थोड़ा बाहर रहिए, आशीष सालार को कमान संभालने दीजिए, किरीट सोमैया को अपना काम करने दीजिए और दूसरे नेताओं को उसमें सहयोग करने दीजिए। उसके बाद इनको ठीक तरीके से सही समय पर सही तरीके से हम घेरेंगे। और चूंकि बीएमसी का जो बजट है वो कई राज्यों के बजट से भी ज़्यादा है, इसलिए भी अगर बीएमसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाता है, बीएमसी की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा शिवसेना के लिए, कांग्रेस के लिए, एनसीपी के लिए, जो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार बरकरार रहेगी महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ खबरें यह भी हैं कि ये जो
गठबंधन है ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और अगर ये गठबंधन सरकार उससे पहले गिर जाती है तब तो खैर अलग ही माजरा होगा। लेकिन अगर ये सरकार तब तक चलती है और बीएमसी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाता है, तब निश्चित तौर पर जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो जाएगी, और उसके बाद में कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना का गठबंधन है उसमें भी दरारें आने की पूरी संभावना है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पहले बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या फिर उससे पहले महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो गिरती है और भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार को ही अपने हाथ में ले लेती है। निश्चित तौर पर बीएमसी को लेकर जो भी प्लान अमित शाह ने बनाया है उस प्लान का कोई भी जवाब उद्धव ठाकरे, शिवसेना या फिर एनसीपी और कांग्रेस के पास नहीं है। अब वो इसका इलाज ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक वो पेशोपेश में है कि किस तरीके से इस पूरी योजना से उन्हें निपटना है। जय हिंद, जय भारत।